जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, होता क्या है समांतर श्रेणी। तो यहां से देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। संख्याओं की ऐसी सूची, यानी संख्याओं का एक ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, यानी पहले पद को छोड़कर अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं ये बहुत सारी संख्याएं हैं, ग्रुप है, और इस ग्रुप का प्रत्येक संख्या जो है, इस ग्रुप की जो प्रत्येक संख्या है वो कैसे बनी है, वो अपने पहले वाली संख्या में कुछ निश्चित राशि जोड़ने पर बनी है, लेकिन पहले वाले पद को छोड़कर। अब यहां से एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्याओं का एक ग्रुप है, संख्याओं की एक सूची है इस प्रकार, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, जैसे इस संख्या को लेते हैं तो ये संख्या इस पहले वाली संख्या में कितना जोड़ा गया है, 2, फिर 2 जोड़ा गया है तो 8 बना है, फिर 2 जोड़ा गया है तो 10 बना। यानी प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या से 2 अधिक है, यानी प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या से 2 अधिक है, इसका मतलब 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए 2 जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले हम नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां पे कहा जा चुका है कि पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़ के प्रत्येक संख्या या प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से, ठीक है, एक निश्चित क्वांटिटी अधिक होगी, एक निश्चित राशि ज्यादा होगी, तो यही समांतर श्रेणी होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो है 2, 4, 6, 8, 10 जो संख्याओं की सूची है, ये एक समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमें दिया गया एग्जाम्पल एक 3, 2, या ऐसे समझिए 9, 7, 5, 3, 1, ठीक है, ऐसे दिया है कुछ। अब यहां से समझते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे 2 घट रहा है, यहां पर भी 2 घट रहा है, और यहां पर भी 2 घट रहा है, ठीक है, और यहां पर 2 घट रहा है। अब आप लोग समझते होंगे कि अभी आपने ये बताया कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, लेकिन यहां तो घट रही है, तो क्या कर सकते हैं हम। देखिए, क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि 9 में अगर, ठीक है, -2 जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा। 9 में अगर -2 जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा। इसका मतलब यहां भी वो बात सही है कि प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या में कुछ जोड़ने पर प्राप्त होती है, और वो कितना जोड़ने पर प्राप्त हुई है, -2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो ये जो 9, 7, 5, 3, 1 है, ये समांतर श्रेणी है। बात समझ में आई, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि प्रत्येक 2 क्रमागत संख्याओं के बीच, ठीक है, जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो समान होगा, जो गैप होगा वो समान होगा। तो यही एपी है, ठीक है, यही समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। तो जहां पर भी हम लिखेंगे एपी, आप समझ जाइएगा क्या है, समांतर श्रेणी है। जैसे कहीं लिखा रहेगा एपी, ये समांतर श्रेणी को बताएगा। 3, 6, 9, 12, इस तरह ये क्या है, एपी है। बात समझ में आई। अब हम यहां से एक बात समझते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। देखिए, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है इसका व्यापक रूप। क्या होता है, ये व्यापक रूप है, जहां पर हम समझते हैं कि ये क्या है, d क्या है, n क्या है। तो यहां पे ये जो है, ये किसी भी श्रेणी का प्रथम पद बताएगा। क्या बताएगा, प्रथम पद।
और डी क्या है, डी सार्वांतर को बताता है। सार्वांतर का मतलब होता है, सार्वांतर का मतलब होता है कि जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिए थे 2 4 6 8, तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो डिफरेंस को ही हम सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होगा, ठीक है, उसी को सार्वांतर कहा जाता है। यहां पे n क्या है, n जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या है। बात समझ में आई। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो यहां पे ये प्रथम पद को बता रहा है, डी सार्वांतर को बता रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का गैप कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, वो सार्वांतर बता रहा है। n जो है उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये बता रहा है। ठीक, यहां पर एक बात और समझ लेते हैं कि देखिए, अगर A1 लिखा है तो ये समांतर श्रेणी का पहला पद बताएगा, A2 लिखा है दूसरा पद, A3 लिखा है तीसरा पद, और ऐसे डॉट डॉट AN लिखा है तो समांतर श्रेणी का nवां पद बताएगा। A1 को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कहीं पर अगर ये लिखा है या A1 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है, बाकी द्वितीय पद तृतीय पद को ऐसे ही लिखा जाएगा। ये समांतर श्रेणी का nवां पद समझते हैं क्या होता है। देखिए, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहां समझ लेते हैं, जहां an क्या है, जहां an nवां पद को बता रहा है, nवां पद को बता रहा है, ये जो है प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद। n जो है पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है, और d यहां पर क्या है, सार्वांतर है। तो d क्या है, सार्वांतर है। ठीक है, यानी इन चार क्वांटिटी में, चार राशियों में से कोई तीन राशि अगर आपको पता है तो चौथा निकाल सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता हो, उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये पता हो, और समांतर श्रेणी का हमें सार्वांतर पता हो, तो हम उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए चौथा पद निकालिए तो यहां पे ये 4 हो जाएगा। आपसे कहे 10वां पद निकालिए तो ये 10 हो जाएगा। आपसे कहे 15वां पद निकालिए 15 हो जाएगा, और आपसे कहे nवां पद तो ये n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात होने पर हम उस समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। बात क्लियर। अब प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये पूछ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें हमें क्या करना है, AP पता करना है या नहीं, और क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपए 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपए 8 है। ठीक है, तो पहले हम इस कथन को लिखेंगे तो फिर पता लगाएंगे कि AP है कि नहीं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 8। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए है, सॉरी 8। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, यहां पे 15 रुपए है, और प्रथम किलोमीटर के बाद
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बताइए प्रथम 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? प्रथम 2 किलोमीटर का किराया, तो बताइए जब पहले के लिए 15 रुपये है और 1 किलोमीटर और जाएगा तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपये। ठीक है। फिर यहां पे प्रथम 3 किलोमीटर का किराया, प्रथम 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो यहां से हो जाएगा 31। इस प्रकार आगे, ठीक है, संख्याएं ऐसे होंगी, यानी आगे हम प्रथम 4 किलोमीटर का किराया निकाल सकते हैं, प्रथम 5 किलोमीटर का किराया निकालेंगे। ठीक है। तो इससे जो हमें संख्याओं की एक सूची मिलेगी, ठीक है, वो क्या मिलेगी? यहां पे लिख देते हैं संख्याओं की सूची। तो वहां से देखिए, पहले तो यहां मिलेगा 15 रुपये, फिर यहां मिलेगा 23 रुपये और यहां मिलेगा 31 रुपये। ठीक है। इस प्रकार हमें संख्याओं की सूची मिलेगी और हमें यहां चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच गैप देखें तो 15 से 30 हो रहा है, यानी +8 बढ़ रहा है, यहां से +8 बढ़ रहा है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान है, अतः यह एक एपी है। तो यहां लिखेंगे, ठीक है, ये क्या होगा? एपी होगा। तो एपी 15, 23 और 31, ये एक एपी का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्योंकि आगे भी अगर हम संख्याओं को निकालेंगे तो गैप कितना आएगा? +8 ही आएगा, यानी 8 8 जोड़ता चला गया है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, निकाल देता है, यहां लिख लेते हैं। चलिए समझते हैं इसको। ये कह रहे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, तो मान लेते हैं कि बेलन में जो हवा है उसका आयतन जो है b है। मात्रा का मतलब आयतन से, ठीक है, ज्ञात करेंगे उससे। तो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कहिए या आयतन कहिए, हवा की मात्रा बराबर b। ठीक है, यानी आयतन को 20 दिखाते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं जब एक बार पंप करता है तो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी अगर बेलन में b था तो b का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो जब 1/4 भाग निकाल देगा तो बचेगा कितना? 3/4। तो यानी एक बार पंप करने के बाद b का 3/4 हिस्सा बचेगा बेलन में। तो चलिए यहां लिखते हैं, एक बार पंप करने के बाद शेष हवा की मात्रा बराबर b था, तो b का 1/4 हिस्सा निकाल दिया गया, तो बचा कितना? 3/4। तो यहां से हो जाएगा b का 3/4 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 3b/4। ठीक है। अब फिर एक बार पंप करेगा। ठीक है। दूसरी बार पंप करने के बाद हवा की मात्रा
देखिए फिर जब पंप करेगा तो शेष जो हवा बचा था यही बचा है, ठीक है। अब इसका 1/4 भाग निकाल लेगा, तो जब 1/4 भाग निकालेगा तो बचेगा कितना, 3/4 भाग, यानी इसका 3/4 भाग बचेगा, तो 3b/4 का 3/4 हिस्सा यही बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3b/4 गुणे 3/4, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 b/16, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरी बार पंप करने के बाद, तीसरी बार पंप करने के बाद, पंप करने के बाद हवा की मात्रा बराबर, हवा की मात्रा बराबर, देखिए फिर शेष हवा इतना बचा है, इतनी का 1/4 भाग फिर बाहर निकालेगा, यानी इतने का 3/4 भाग बचेगा, तो 9b/16 और का की जगह पे गुणा और 3/4, ठीक है, यही होगा। इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और b/16 चौका 64, और ये प्रक्रिया आगे होती रहेगी, आगे होती रहेगी। तो यहां से हमें 3 आंकड़े मिले हैं, अब इनसे हम चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या ये सूची जो बन रहे हैं ये एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जब 3 बार पंप किया गया तो हवा की मात्रा जो शेष बची वो क्रमशः 3b/4, 9b/16, 27b/64 इस प्रकार आगे भी बचती रहेंगी, ठीक है। तो यहां से हम इसको चेक करते हैं क्या ये एपी का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैसे पता, यहां से इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। तो जब यहां से हम 9b/16 में से 3b/4 निकालेंगे तो यहां पे बताइए कितना मिलेगा, 16 और 4 का लासा हो जाएगा 16, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 तो 9b, माइनस 4 का 16 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 तियां 12b, तो ये हो जाएगा माइनस 3b/16, ठीक है। आगे यहां अंतर निकालिए तो ये हो जाएगा 27b/64 माइनस 9b/16, तो यहां से 16 और 64 का लासा होगा 64, 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 27 से तो 27b, माइनस 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 9 36b, तो यहां से हो जाएगा 36 से 27 घटाइए तो हो जाएगा 9, तो माइनस 9b/16। यहां पे देखिए अगर इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, माइनस 3b/16, यानी ठीक है यहां पे कितना, ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां पे जो अंतर आया 3b/16 आया माइनस, यहां पे माइनस 9b/16 आया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे जो इनके बीच डिफरेंस है और इनके बीच डिफरेंस है वो समान नहीं है, तो यह एक एपी नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अतः 3b/4 कामा 9b/16 कामा 27b/64, ठीक है, एपी का निर्माण नहीं करेंगे, एपी नहीं है। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, यहां लिखेंगे प्रथम मीटर, या 1 मीटर लिख दीजिए, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत
खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। तो प्रथम 2 मीटर खुदाई की लागत बराबर, देखिए प्रथम मीटर का 150 है और जो इसके बाद खुदाई हो रही है प्रत्येक मीटर की उसकी 50 रुपये है। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 हो जाएगा 200 रुपये। इसी प्रकार प्रथम 3 मीटर खुदाई की लागत, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 और प्लस 50, तो ये हो जाएगा 250, यानी 250 रुपये। ऐसे प्रथम 4 मीटर खुदाई की लागत, 4 मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। अब इन्हीं संख्याओं की सूची से हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे संख्याओं की प्राप्त सूची, संख्याओं की प्राप्त सूची, तो वो सूची क्या मिली है, वो मिली है 150 रुपये, 200 और यहां से 250 फिर 300, इस प्रकार मिलेगी। हम देख रहे हैं यहां से कि 150 में अगर 50 जोड़ दिया जाए तो ये 200 हो जाएगा और यहां से भी 50 जोड़ दिया जाए और यहां भी 50 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या से कितनी अधिक है, 50 अधिक है पहली संख्या को छोड़कर। तो यही तो एपी है, यही तो एपी कह रहा है। यानी यहां पे एक दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर है वो समान है, अतः यह एक एपी का निर्माण करेगा। तो यहां लिखेंगे अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकाल के हमें ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। तो यहां देखिए सबसे पहले यहां समझते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला कैसे जाता है। तो यहां पे एक फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और यहां पे एन, जहां ये क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट जिसे कहते हैं, ठीक है। और पी जो है ये मूलधन को बताता है, ये मूलधन को बताता है प्रिंसिपल, और आर जो है वो रेट को बताता है यानी दर, ये दर को बताता है। यन जो है ये टाइम को बताता है यानी समय को बताता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। तो पहले वर्ष का यानी यहां लिख देते हैं फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक। तो यहां से देखिए फार्मूला लगा देते हैं, ये बराबर पी, पी यानी 10,000 है, 1 प्लस आर, आर कितना है 8% है बटा 100 और यहां से टाइम एक ही वर्ष का लिया गया है। तो यहां से काट दीजिए 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 25 सिक्के 25 और 2 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 25। अब यहां से इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 चौका 108, तो 10,800, ठीक है।
यानी ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकला। 2 वर्ष का यानी दूसरे ईयर का, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यहां से देखिए फिर वही फार्मूला लगाया जाएगा। तो 10,000 ये हो गया प्रिंसिपल, और यहां से 1 + 8/25। देखिए यहां पे हम थोड़ा सा शार्ट कर देते हैं। जब इसको हल किया गया था 25 से क्यों 25 और 2 27/25 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 27/25। और अब की बार टाइम जो है 2 वर्ष लिया जा रहा है, तो 2 पावर हो जाएगा। इसको यहां हल करते हैं, ये हो जाएगा 10,000 गुणे 27 और यहां से 25 गुणे 25। तो काट देते हैं पहले, ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी यहां पे आ जाएगा 400। फिर 25 से काट दीजिए, 25 सिक्किम 25 15 और 25 छक्का 150। तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11, 16 गुना 32 और 11 32 10 42 और 1 43। तो ये हो जाएगा 432 और गुणे 27। अब इसको गुणा करिए, 27 दुना 54 के 4 हासिल 5, 27 यहाँ 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 27 चौका 108 और 8 116। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल चुका है। बात क्लियर। अब हम इसी प्रकार तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन यहां लिखेंगे, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहां से फार्मूला वही रहेगा, 10,000 इसका मूलधन हो गया, 27/25 के घात अब की बार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ लेते हैं, जब इसको सॉल्व किया गया तो इतना आया। ठीक है, यानी जब ये 2 पावन लेकर इसको हल किया गया था इतना आया। तो हम क्या करते हैं, यहां पे बात थोड़ा सा समझिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 27/25 गुणे 27/25 और गुणे 27/25। यहां से अगर हम बात समझते हैं तो इतने को जब सॉल्व किया गया था, इतने को यहां पे, तो कितना आया हमें, 11,664 आया। और इतना एक्स्ट्रा है तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, 11,664 और गुणे 27/25। ठीक है, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 11,664 गुणे 27/25। गुणा कर दीजिए 27 से पहले, 27 चौका 108 के 8 हासिल 10, 27 छक्का 20 छक्का 120 और 7 छक्का 42 120 42 162 और 10 172 के 2 हासिल 17, 27 छक्का 20 छक्का 120 7 छक्का 42 120 42 162 और 10 72 7 79 179 के 9 हासिल 17, 27 इक्कीम 27 7 34 और 10 44 के 4 हासिल 4, 27 इक्कीम 27 और 4 31 और ये हो गया बेटा 25। ठीक है, क्या करते हैं यहां से देखिए समझिए, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 8 32 2 3 हासिल आ गया, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, और 4 9 36 6 37 के साथ 37 के साथ हासिल 3, 4 चौके 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 इक्कीम 4 और 1 5
और 4 तियां 12 और यहां पे हो जाएगा 2500 का 100। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए क्योंकि यहां पे 0 है, तो 125 9 7.1 ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाएगा। बात क्लियर? तो हमें जो 3 वर्षों के चक्रवृद्धि मिश्रधन मिले हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे प्राप्त मिश्रधन, प्राप्त मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या क्या मिले हैं? पहले वर्ष का मिश्रधन था 10,800, दूसरे वर्ष का मिश्रधन 11,664 और तीसरे वर्ष का मिश्रधन 12,597.12। ठीक है, इस प्रकार हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये एपी का निर्माण करेंगे। तो देखिए इसमें से इसको अगर घटाते हैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा? यानी यहां पे जो वृद्धि हो रही है 11,664 और 10,800, तो ये हो जाएगा 4 6 और यहां पे 16 से 8 घटा 8 तो 864, यानी यहां पे 864 की वृद्धि हो रही है। ऐसे यहां चेक करते हैं तो 12,597.12 और उसमें 11,664.00 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 7 से 4 घटा 3, 9 से 6 घटा 3, 15 से 6 घटा 9, यानी ये हो जाएगा यहां जो बढ़ रहा है, सॉरी ये एरो सही लगा दीजिए यहां से, ठीक है, यहां जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ा? 933.12। बताइए क्या यहां पर, ठीक है, अंतर समान है? बिल्कुल नहीं, तो यह एक एपी का निर्माण नहीं करेगा। तो यहां लिखेंगे अतः यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। ठीक,